दोस्तों आज हमारे बीच में है प्रेम सिंह बड़ोखर खुर्द बांदा से हैं और सर बहुत ही विकसित फार्मर हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बुंदेलखंड की धरती पर। आवर्तनशील खेती सर ने शुरुआत की और आवर्तनशील खेती क्या है आज हम जानने आए हैं। और सर सबसे पहले आप अपने बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए ताकि और भी लोग देखें। हाँ, मेरा नाम प्रेम सिंह है, बड़ोखर खुर्द गांव का रहने वाला हूँ, किसान हूँ। तो आपने ये सर कब से शुरू किया खेती? 87 में मैं आया था, 88 से शुरू किया था, 1988 से। तो मेन जो आवर्तनशील खेती आप कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आवर्तनशील खेती, आवर्तनशील शब्द में ही इसका उद्देश्य समाया हुआ है। अभी हम लोग जो खेती करने की जो अभी 1970-75 के बाद जो ट्रेंड आया, उस ट्रेंड में हम इस निष्कर्ष में पहुंच गए कि हमारी ज़मीन भी डिप्लीट हो गई, माने उसकी उर्वरता की हानि हुई, हमारे खाद्यान्नों की गुणवत्ता में गिरावट हुई, मनुष्य के स्वास्थ्य का खर्चा बढ़ गया, पर्यावरण में असंतुलन, माने कि समय पर पानी न बरसना, ज़्यादा पानी बरसना, कम पानी बरसना, ओलावृष्टि होना, आंधी तूफान आदि आना बार बार, ये इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात हुई कि किसान जात का परिश्रम बढ़ गया और आत्महत्या के कगार में पहुंच गया, माने वो कर्जदार भी हो गया। ऐसा भी नहीं है कि अगर उसने किया है, बढ़ाया है उसने उत्पादन, तो उसको समृद्ध होना चाहिए, तो इधर किसान भी दुखी हुआ, किसान भी पीड़ित हुआ, किसान भी दरिद्र हुआ। इन सब कारणों से वैकल्पिक खेती की ज़रूरत थी जी। तो एक तो हम ये सोच सकते थे कि खेती ही बेकार है, तो हमने देखा कि खेती अगर बेकार होती तो दुनिया की जितनी बीज कंपनियां हैं वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही हैं, खाद की कंपनियां हैं वो दिन दूनी रात चौगने बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर बनाने वाले दिन दूनी रात चौगने बढ़ रहे हैं। और ये पैसा सब कहाँ से आता है? किसान की जेब से आता है। इसके माने खेती घाटे का सौदा नहीं है, कुछ एक गड़बड़ी हो गई है कि किसान के पास उसका जो उत्पादन है वो रुकता नहीं, वो कहीं ना कहीं कर्जे के दबाव में कोई तरीका गड़बड़ है। तो तरीके के विकल्प में गए, तो बहुत सारे विकल्प थे। एक सह अस्तित्ववाद नाम का एक नया दर्शन आया है, उसके प्रणेता श्री नागराज जी हैं। सह अस्तित्ववाद हमें बताता है कि यह पूरा संसार सह अस्तित्व के रूप में ही है, और जब इसको और गहरे से हमने विश्लेषण किया तो पाए कि अभी तक जितने प्रकार की खेती की गई उसकी मूल अवधारणा में ही थोड़ा सा अंतर विरोध था। जी। जैसे सारे आध्यात्मिक लोग ये मानते हैं कि इस संसार में प्रलय होगी, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सबकी मान्यता यहाँ पर तीनों सहमत है। सारे दुनिया के आध्यात्मवादी लोग सहमत हैं, ईश्वरवादी लोग सहमत हैं कि इस संसार का नाश होगा, ईश्वर जब चाहेगा तब नाश कर देगा उसको। इसी प्रकार भौतिकवादियों को देखा, वो भी मानते हैं कि एक बड़े धमाके से इस ब्रह्मांड की रचना हुई, पृथ्वी उसका एक अंक है, और एक धमाके में ये फिर से खत्म हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो ये दोनों इस बात पर सहमत हैं कि इस धरती का नाश होना है, और जिस चीज को हम नाशवान मानते हैं तो हम कैसे शाश्वत रहने का तरीका इसमें निकाल पाएंगे? तो हमारे जितने सिद्धांत हैं वो अकेले खेती का नहीं, खेती का सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, राजनैतिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, सारे सिद्धांत इस आधार पर खड़े हुए हैं कि इसको तो खत्म ही हो जाना है। जी। तो हम शाश्वत खेती का तरीका भी नहीं विकसित कर सकते, माने कर पाए। तो फिर ये नए दर्शन के आधार पर एक ये समझ में आया कि ये संसार तो शाश्वत है और आवर्तनशीलता के रूप में विद्यमान है। आवर्तनशीलता का मतलब बार बार बना रहना। बार बार बना रहना का मतलब जैसे आंवले का पेड़ है, आंवले का पेड़ नहीं बना रहेगा, लेकिन उसकी बीज की परंपरा यदि हम बनाए रखें तो आंवले की परंपरा बनी रहेगी। तो हर वस्तु
जितनी भी पदार्थ अवस्था की इकाइयां हैं, माने पेड़ पौधे वनस्पति जगत है, वो बीज के आधार पर आवर्तनशील है। जीव जंतु अपने वंश के आधार पर आवर्तनशील है। इसी तरह मनुष्य अपने संस्कार के आधार पर आवर्तनशील है। संस्कार का मतलब, जैसे हमने नहीं खोजा है रोटी बनाना, लेकिन हम रोटी बनाते हैं और खाते हैं। किसने सिखाया? मानवों की परंपरा से हमारे पास आई। ये हमारे जो संस्कार, ये जो हमारा ज्ञान है, ये परंपरा के रूप में हमें उपलब्ध है। किस चीज़ की क्या दवा करें, लौकी के साथ जीरा खाएं, कद्दू के साथ मेथी खाएं, पहले गेहूं पैदा करें, फिर उसको हम धोएंगे, फिर पीस के फिर रोटी बनाकर खाएंगे। कितने लंबे परंपरा रही, प्रक्रिया रही होगी ये। कितनी पीढ़ी में इसको जांचा समझा परखा और स्थिर किया गया होगा। इसकी पौष्टिकता वो हमें मिली है। इस रूप में मानव संस्कार के अनुसार पर परंपरा है, और इन टोटलिटी में मिलाएं तो ये पूरा आवर्तनशील कहेंगे। तो इस स्वभाव के आधार पर हमने खेती का डिजाइन बनाने की कोशिश की, जिसमें प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम और बौद्धिक नियमों के आधार पर हमने खेती के तरीके सजाए, ताकि किसानी करने वाला किसान भी समृद्ध हो, प्रकृति भी समृद्ध हो, खाद्यान्न भी, पूरी जो खेती नहीं करते हैं उनके लिए खाद्यान्न भी सुनिश्चित रहे और आहार पौष्टिक हो। ये 4 आयाम, और रोजगार भी ज़्यादा मिले लोगों को, रोजगार के लिए शहरों में न भागना पड़े। तो इन 4-5 उसका ये रिजल्ट आई उसके। तो इस आधार पर हमने आवर्तनशील खेती विकसित की। बहुत अच्छा आपने काम किया। तो इस दिशा में जो नए युवक हैं वो कैसे आ सकते हैं, उनको कैसे समझाने का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार आ सकते हैं, आपका क्या दिशा निर्देश है? देखिए, मनुष्य संस्कार अनुसंधानीय प्राणी है, और इस संसार में सिखाने की कोई परंपरा नहीं है। माने प्रोसेस ऐसा है, जैसे हम किसी आदमी को आप पानी में डुबो दीजिए, अपने आप पानी उसके शरीर में तब तक नहीं जाएगा जब तक वो उसको अंदर अपने से लेगा नहीं। यही प्रोसेस ज्ञान की परंपरा में। तो अभी जो पूरी तरह से मानव जाति विचार नहीं कर पाई है, और जितनी स्कूलिंग है ये सब बेमतलब है। इसलिए कि व्यक्ति में सीखने का गुण है, सिखाने का तरीका है ही नहीं कोई। आप वही सीख पाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस नहीं है। तो हमें अपने जो एजुकेशन का डिजाइन, खेती का डिजाइन, अर्थशास्त्र का डिजाइन, समाजशास्त्र का डिजाइन, चुनाव की प्रक्रिया, हमें सब कुछ इस आधार पर विकसित करनी चाहिए कि आदमी चूज कर सके। अभी हम आदी हो गए हैं कि आपका प्रश्न ही इस आधार पर हम सिखा दें, लोग सीख लेंगे। कोई नहीं सीखेगा। आज तक सीखा ही नहीं कोई भी उदाहरण ही नहीं है इतिहास में कि किसी बात के किसी पूत ने या किसी गुरु के किसी शिष्य ने सीख लिया। शंकराचार्य के बाद क्या है? दुकानदारी। सुभाष चंद्र के बाद क्या है? दुकानदारी। किसी गुरु के बाद क्या है? दुकानदारी। कितने लोग सीखे उसको? तो सीखने की कोई सिखा नहीं सकता, स्वयं से सीखता है आदमी। लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस नहीं है। इसलिए हम अगर ऐसा संवैधानिक व्यवस्था कर दें कि हम ऐसी खेती का तरीका विकसित करें, ऐसी सही खेती के तरीकों को हम संवैधानिक आधार पर पूरी दुनिया के लोग मान्यता दे दें, जो प्राकृतिक नियमों, सामाजिक नियमों और बौद्धिक नियमों के अनुसार हो, अर्थात हम ऐसी मशीन को ही अलाउ करेंगे जो पर्यावरण के विरुद्ध ना हो, जैसे हमारे पुरखों ने किया, बखर से, हल से, 3 हल वाले फल से हम जो भी इंस्ट्रूमेंट खोजे, इससे प्रकृति का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हमने चाहे खादी खोजी हो, चाहे हमने कृषि यंत्र खोजे हों, चाहे बीज खोजे हों, सब कुछ प्रकृति के नियमों के विरोध में किया, और उसका नतीजा हम भोग रहे हैं। तो ये ऊपर से हम जो वातावरण बनाएं नीतिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर, तो लोगों के पास चॉइस होगी, बच्चों के पास चॉइस होगी,
और दूसरा एक काम हमें और करना पड़ेगा कि हमने 1970 के बाद से अनाप शनाप वेतन बढ़ाए हैं सरकारी कर्मचारियों के। अब कोई मुझे बता रहा था कि 1970 में एक अध्यापक का वेतन 90 रुपये के आसपास होता था, अब उसका 70,000 रुपया वेतन है। अब बताइए कि किसी का 70,000 रुपया वेतन है तो क्यों खेती करेगा? नहीं करेगा। तो ये दोष किसका हुआ? सरकार का। उन्होंने इतने अनाप शनाप पूरी सरकारें 1970 के बाद वेतन भोगी कर्मचारियों के चुंगल में आ चुकी हैं। तो वो जब चाहते हैं तो अपने वेतन बढ़ा लेते हैं, कानून बना लेते हैं, जब चाहते हैं तो उन्हीं विधानसभा लोकसभा में बैठे लोग अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। तो क्यों कोई खेती करेगा? तो हमें एक बैलेंस ऊपर से बनाना पड़ेगा, ऊपर से खेती को के महत्व को बताना पड़ेगा। अब देखिए, किसान शब्द परिभाषित नहीं है अभी संविधानों में, पूरी दुनिया की, अकेले भारत नहीं। तो जब जो शब्द ही संविधान में नहीं है उसको कैसे मान्यता मिलेगी? किसान की कोई परिभाषा सुनिश्चित नहीं की गई। अपने मन से कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। एक सुनिश्चित परिभाषा जो होनी चाहिए संविधान में कि किसको किसान कहा जाएगा, आज तक नहीं है। तो जब उसकी परिभाषा नहीं है तो किसान भी नहीं है। तो यहाँ से सारी बातें हैं। तो ये बहुत ऐसे ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है इस बात का कि नवयुवक कैसे प्रभावित हों। नवयुवक तो देखिए, एक की अलग अलग उम्र में अलग अलग चीज़ों का प्रभाव होता है। जैसे ही बच्चा 16-18 साल का होता है, उसकी पूरी जोर होता है कि मैं अपने माँ बाप से पैसा बंद करके अपनी आजीविका कैसे सुनिश्चित करूं या माँ बाप को सहयोग करूं, ये उसकी टेंडेंसी है। जैसे ही वो 25 साल का होता है, उसकी टेंडेंसी होती है मैं अलग परिवार कैसे बनाऊं और फिर परिवार के लिए आजीविका का प्रबंधन कैसे करूं। फिर जैसे ही वो 30 साल का बच्चे होते हैं, तब उसका ध्यान जाता है देश की शिक्षा कैसी हो, अर्थ प्रणाली कैसी हो। तो अलग अलग उम्र में अलग अलग प्रकार की उसकी थ्रस्ट होती है। यदि यहाँ पर चॉइस है तो हरदम सही को चॉइस करेगा, उसको चॉइस ही नहीं है। इसलिए दुखपूर्वक मैंने तो देखा है बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े लोगों को, उनके अंदर ये पीड़ा बनी ही रहती है कि हम गांव को छोड़ के आए। एक खालीपन का बोझ वो ले लिए ही मरते हैं। अपने बच्चों से, नातियों से बताते हैं हमारे यहाँ ये था, हमारे वहाँ वो था, लेकिन उनके पास चॉइस नहीं थी, इसलिए वो चले गए। तो अंदर के पीड़े के साथ वो भी हैं। और ये पूरा कारण है कि हम नीतिगत स्तर पर हम विचार नहीं कर पाए और उस किसानी को जिस तरह के स्थापित होना चाहिए था सामाजिक समाज में, वो नहीं हो पाई। इस वजह से बच्चे नहीं चॉइस कर रहे हैं। बच्चों की सहज चॉइस तो किसानी ही है, लेकिन माँ बाप उसको प्रेस करते हैं तुम ये ना करो। फिर इसके बाद सोसाइटी प्रेस करती है, नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। अभी केरला में एक सर्वेक्षण हुआ था कि 1000 लड़कियों के ऊपर उसमें केवल एक लड़की किसान से शादी करने को तैयार थी। तो इस तरह के सामाजिक वातावरण में कैसे होगा? तो ये सबका सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। और जो ज़्यादा वेतन बढ़ने की वजह से, ज़्यादा उपभोक्तावाद बढ़ने की वजह से जो तुलनात्मक गरीबी आई है, मानसिक, किसान गरीब नहीं, हम गरीब नहीं हैं, लेकिन तुलनात्मक गरीबी है। जो दूसरों से तुलना करते हैं। तो तुलनात्मक गरीबी का जो वातावरण तैयार कर दिया गया है किसानों के बीच में, इसकी सत्यता को उजागर करिए, आप लोग उजागर करिए, सब लोग उजागर करें, किस्से लिखे जाएं, कहानियाँ लिखी जाएं। और जो जाता वेतन भोगी थे 3 पीढ़ी में, उनके घरों का क्या हाल हुआ? क्योंकि जो शोषण से आया हुआ धन है, उससे उस शोषणकर्ता का परिवार ही नाश को प्राप्त होता है। ये नीति है, ये सिद्धांत है। तो जिनके ज़्यादा वेतन है, उनकी 3 पीढ़ियों का अध्ययन किया, उनके क्या हाल हुए? इनकैपेबल संतानें पैदा हुई, और अधिक धन के लिए भगे, और ज़्यादा शोषण की तरफ गए। 3 पीढ़ी में उनका क्या हुआ? IAS अधिकारियों का आप सर्वे करवाइए, जो 3 पीढ़ी पहले थे, पुलिस वालों का या इंजीनियरों का, डॉक्टरों का सर्वे करवाइए, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। तो वो भी सुखी नहीं है। और लेकिन इसको न तो साहित्य में बात उभर के आ रही है कि लोग किस्से में जाने कि भाई अगर हम ज़्यादा वेतन की तरफ भागने के लिए अपने स्थायी व्यवसाय को छोड़कर जाते हैं तो किस तरह के दूसरे प्रकार के संकटों से घिर जाएंगे, उनको जानकारी हो। जी, वो भी जानकारी नहीं है।